हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज हम 6 पीएम पे द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। द हिंदू एनालिसिस हर एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से। First and foremost, court acquits Ram Rahim, four others in 2002 murder case। तो राम रहीम एक मतलब एक बाबा है, ठीक है, और उनका जो सेक्ट है उसको क्या बोला जाता है, डेरा सच्चा सौदा, ठीक है ना। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया है। एक्विटल का मतलब क्या होता है कि कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी, कुड नॉट बी प्रूवन, कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी। कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी का मतलब क्या होता है कि ये प्रूव नहीं हो पाया कि इन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है ना। तो डेरा सच्चा सौदा के चीफ का नाम क्या है, गुरमीत राम रहीम सिंह। और इनको कौन से केस में अक्विटल मिला है, मर्डर केस में, जो कि मर्डर ऑफ द सेक्स फॉर्मर मैनेजर रंजीत सिंह इन 2002। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हम लिख लेंगे। द सेक्ट चीफ वाज आल्सो सर्विंग अ 20-year जेल टर्म फॉर रेपिंग टू गर्ल्स, टू ऑफ हिज डिसिपल्स इज करंटली लॉन्च। तो इनके अगेंस्ट रेप केस के अंदर इनकी कन्विक्शन हो रखी है। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, प्रूवन गिल्टी। तो जो रेप केस में है उसके अंदर ये प्रूवन गिल्टी है और उसी के लिए ये 20 years की सजा काट रहे हैं, ठीक है। रंजीत सिंह, ऑल्सो फॉलोअर ऑफ द सेक्ट, वॉज शॉट डेड ऑन 10 July 2002 एट कानपुर कोलियान इन कुरुक्षेत्र। He was allegedly murderer for his suspected role in circulation of an anonymous letter। तो कोई सीक्रेट लेटर थी जो उन्होंने सर्कुलेट करी थी with regard to women being sexually assaulted at the Dera headquarters. In October 2021, a special CBI court in Panchkula sentenced Ram Rahim and four others to life imprisonment. According to the CBI charge sheet earlier, Dera chief believed Ranjit Singh was behind circulation, तो इसलिए उनका मर्डर हुआ and all of that। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट acquitted, कोर्ट acquitted मतलब could not be proven guilty, ठीक है। acquitted डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह in murder of, in case of murder of sex former manager रंजीत सिंह in 2002। तो 2002 के अंदर ये मर्डर हुआ था, ठीक है ना। अभी राइट नाउ ही इज सर्विंग 20 year जेल टर्म, 20 year जेल टर्म फॉर रेपिंग, फॉर रेपिंग टू ऑफ हिज डिसिपल्स, राइट। तो रेप केस के अंदर वो अंदर है, जेल के अंदर है, ठीक है ना। बट मर्डर केस में एक्विटल हो गया है और रेप केस में कन्विक्शन है। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, कन्विक्टेड का मतलब होता है प्रूवन गिल्टी, हैज बीन प्रूवन, हैज बीन प्रूवन दैट दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पर इक्विटल का मतलब क्या होता है, कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी, कुड नॉट बी प्रूवन, कुड नॉट बी प्रूवन दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है ना।
तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक्विटेड डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम सिंह, ठीक है ना, किस केस में? मर्डर ऑफ मैनेजर रंजीत सिंह इन 2002। बट अभी भी ये रेप केस के अंदर 20 ईयर्स की सजा जो है वो काट रहे हैं, जेल के अंदर है, क्योंकि रेप केस में कन्विक्शन हुआ है, मर्डर केस में एक्विटल हो गया। कौन से हाई कोर्ट ने किया? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट टेल्स केजरीवाल टू मूव सीजीआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाइए अगर आपको फर्दर अपनी बेल जो है वो एक्सटेंड करवानी है, क्योंकि उन्होंने ही आपका केस पहले सुना था, तो अभी भी वही सुनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। For a good part of last 2 decades, everything at French Open seemed like a prelude to one man's crowning moment. तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन में, जो कि टेनिस का टूर्नामेंट होता है, हमेशा कौन जीत रहे थे? राफेल नडाल जीतते थे। बट इस बार राफेल नडाल स्टार्टिंग में ही आउट हो गए हैं। तो राफेल नडाल हु हैड क्लेम सिंगल टाइटल्स मेड एन इमोशनल राउंड लूजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे राफेल नडाल लॉस्ट टू, फोर्थ रैंकिंग पे था, लॉस्ट टू अलेक्जेंडर ज़ेविरेव इन स्ट्रेट सेट्स, मतलब फाइनल तक भी नहीं पहुंचे, जो पहले वाले सेट्स होते हैं उन्हीं में हार गए इन फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन रिलेटेड टू कौन सी स्पोर्ट है? टेनिस, ठीक है ना। तो इन्होंने, वैसे राफेल नडाल ने कितने जीते हैं? राफेल नडाल ने, जो कि बहुत ही फेमस पॉपुलर टेनिस प्लेयर है, राफेल नडाल ने सिंगल्स टाइटल ऑफ हिज 18 सिंगल टाइटल कितने जीते हैं इसमें? 14 सिंगल टाइटल्स जीते हैं फ्रेंच ओपन के। बट आज वो स्ट्रेट सेट्स में ही बाहर हो गए, और उनको किसने हरा दिया? अलेक्जेंडर ज़ेविरेव ने, ठीक है। नॉट द नेम ऑफ द प्लेयर जिन्होंने हराया उनको इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इनको हिप इंजरी हो गई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तब से ये मतलब इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे। इजराइल्स वॉर ऑन गाजा हैज रेज्ड Israel's war on Gaza has raised several ethical, political, diplomatic questions. One of the questions is Palestine's की membership of United Nations, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे membership of United Nations for Palestine। तो पैलेस्टीन जो है, तो बेसिकली अगर हम इसका बेसिक समझें तो क्या है इसकी, अगर हम हिस्ट्री समझें, अगर आपने पहले लिखी हुई है तो सिर्फ सुन लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो प्रेजेंट डे इज़राइल और पैलेस्टीन है, प्रेजेंट डे इज़राइल और पैलेस्टीन है, ठीक है ना। वहाँ पर जो पैलेस्टीन के अंदर गाजा आ जाता है, वेस्ट बैंक आ जाता है, ये सारे पैलेस्टीन वाली रीजन है और इजराइल है, ठीक है ना। प्रेजेंट डे इजराइल और पैलेस्टीन, ठीक है। तो जूस जो होते थे, जूस यूज टू लिव हेयर, तो जूस तो होते थे, जूस मतलब जो इजरायली लोग हैं उनको जूस कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जुडाइज्म का रिलीजन फॉलो करते हैं। तो जूस यहाँ पर रहा करते थे। इनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए, ठीक है ना, बहुत सारे मल्टीपल अटैक्स हुए। तो जो जूस थे रैन अवे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ये लोग चले गए, ठीक है ना। और वहां पर इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन देखा, ठीक है ना, जूस के अगेंस्ट, क्योंकि हिटलर ने जो इनके साथ किया, और पूरे यूरोप ने, जो यूरोप है उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया किसके साथ वर्ल्ड ओवर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, किसके साथ? जूस लोगों के साथ। तो जो इनके लीडर्स थे उन्होंने जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करी। कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करी? जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करी। जियोनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जियोनिस्ट मूवमेंट अ प्लेस फॉर जूस, कि हम एक जगह बनाएंगे जहां जूस आराम से रह पाएंगे और जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो ये लोग प्रेजेंट डे जो इजराइल और पैलेस्टीन का लैंड है, वहां पर ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है ना। तो ऑटोमन एम्पायर के पास गए और उनको कहा कि हमको थोड़ी जगह दे दो, ठीक है ना, हमको ऐसे ऐसे चाहिए, हम तुम्हारा डेट पे ऑफ करेंगे। ऑटोमन एम्पायर ने कहा बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा, इनके लीडर्स ने आज जूस कि तुम जो है लैंड, जूस टू बाय लैंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, उन्होंने लैंड बाय करना स्टार्ट कर दिया। एंड बाय देन बहुत एरिया हो गया था, तो इन्होंने इजराइल डिक्लेयर कर दिया। और यूएन में भी कहा था कि
दो स्टेट्स बना देते हैं इस एरिया का, जो ये प्रेजेंट डे इजराइल और पैलेस्टीन है। इसके यूएन ने क्या कहा था कि हम इसका बंटवारा कर देते हैं, एक प्लेस जूस के लिए बना देते हैं और एक प्लेस पैलेस्टीनियंस के लिए बना देते हैं, ठीक है ना। तो जूस के लिए तो इजराइल निकल आया, ठीक है ना, बट पैलेस्टीनियन स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये स्टोरी है। तो अब यूएन का मेंबर नहीं है पैलेस्टीन, उसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, उसको वोटिंग राइट नहीं है, वो अपने मेंबर्स भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भेज सकता। तो अभी तक क्या हुआ वहां पे, आयरॉनिकली इट्स क्वेस्ट इज स्टक, उसका जो वो चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ड्यू टू जियो पॉलिटिकल कैलकुलेशन, तो यूएस जो है हमेशा वीटो कर देता है, वीटो मतलब यूएस नो कर देता है। एंड क्योंकि यूएस परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है, तो अगर वो वीटो कर देता है तो पैलेस्टीन मेंबर नहीं बन पाता। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पैलेस्टीन हैज अटेम्प्टेड टू obtain UN membership. In 2011 too, its request was opposed by the veto-bearing US and UNSC. तो 2021 में ये लिखेंगे 2021 Palestine attempted to obtain UN membership was opposed by veto bearing यूएसए। तो यूएसए ने अपोज कर दिया था, यूएसए ने मना कर दिया था 2021 में कि नहीं देंगे मेंबरशिप। तो पैलेस्टीन का क्या स्टेटस है, पैलेस्टीन हैज ऑब्जर्वर स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट है, हैज ओनली नॉन मेंबर की बैठकर देखो क्या चल रहा है, ठीक है, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस। पैलेस्टीन का क्या स्टेटस है, ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है ना। दिस ईयर इन अप्रैल आफ्टर द यूएनएससी फेल टू अग्री ऑन पैलेस्टीनियंस रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द लोन वीटो कास्ट बाय द यूएस इन इट्स कैपेसिटी एज अ परमानेंट मेंबर। तो यूएस से नहीं बनने देना चाहता। द यूएन रिक्वायर्स मेंबरशिप सीकर्स टू बी पीस लविंग, ये पीस लविंग होने चाहिए, ठीक है ना, ये एक रिक्वायरमेंट है यूएन की मेंबरशिप अगर चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर एज सच मेंबरशिप एप्लीकेशंस रिक्वायर रिकमेंडेशन विदाउट, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो परमानेंट मेंबर्स है वो वीटो ना करें, उनकी येस होनी चाहिए तभी मेंबर बन सकते हैं, अगर एक ने भी मना कर दिया तो नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है मेंबरशिप के बारे में, 2021 में भी कहा था और अभी भी बात हो रही है। फायर सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर कोई बच्चा जो है सिम्बाइसिस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर वो कहीं चूज अ टॉपिक और उसके बारे में बात करो तो आप फायर सेफ्टी के बारे में बात कर सकते हो। अभी अभी हाल ही में राजकोट में इंसिडेंट हुआ गेमिंग सेंटर में, जहाँ पर आग लग गई थी, एंड उसके बाद एक हॉस्पिटल में भी इंसिडेंट हुआ विवेक विहार दिल्ली में, जहाँ पे 7 बेबीज डाइड इन अ फायर इन अ हॉस्पिटल, राइट। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि फायर के रूल्स क्या है। तो यहाँ पर द यूनियन ऑफ इंडिया पोजीशन ऑन फायर सेफ्टी इज दैट मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016, तो यूनियन गवर्नमेंट के ये लॉज है, एंड इट्स कॉम्पोनेंट चैप्टर 11 ऑन फायर प्रोटेक्शन एंड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स व्हिच बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फायर सेफ्टी अंडर लॉ, ठीक है ना। तो फायर प्रोवाइड्स द नेसेसरी फ्रेमवर्क फॉर स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर फायर सेफ्टी, ensuring adherence to fire safety norms and standard laid down in part 4 of national building code and incorporating mandatory provisions in the process is left to the states। तो basically fire के जितने भी provisions है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फायर सेफ्टी इन इंडिया, फायर सेफ्टी इन इंडिया, ठीक है। फायर सेफ्टी इन इंडिया में यहाँ पर हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ इंडियाज पोजिशन ऑन फायर सेफ्टी is that the model building bylaws 2016 and its component chapter 11 on fire protection and
फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर उसके बाद पार्ट 4 ऑफ नेशनल बिल्डिंग कोड। तो बेसिकली हमको ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक चीज़ याद करनी है, एक तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट का मॉडल बिल्डिंग बायलॉज है 2016, नेशनल बिल्डिंग कोड भी है 2000, ठीक है, और ये जो है ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है फायर को इंश्योर करने के लिए कि फायर के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्डिंग्स में फॉलो करे जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो देन रीड दिस स्ट्रक्चर सच एज कि राजकोट में क्या हुआ, न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल में क्या हुआ, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये लॉज है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 11 ऑफ बायलॉज क्लियरली लेज डाउन फायर सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर बिल्डिंग विच आर 59 फीट इन हाइट एंड मोर। अब यहाँ पर और भी और सारे लॉज वगैरह हैं, हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद फायर, यहाँ पर है फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ, द सेम रेगुलेशन स्टिपुलेट टू 2013, ये गुजरात के पर्टिकुलर लॉज हैं जो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फायर ट्रेजिडीज़ के बारे में बात करें तो 1997 के अंदर उपहार सिनेमा ट्रेजिडी हुई थी, उपहार सिनेमा ट्रेजिडी हुई थी, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब उपहार सिनेमा ट्रेजिडी के अंदर अराउंड 59 पीपल जो थे वो बर्न हो गए थे, 59 पीपल डाइड, ठीक है ना। तो सिनेमा में फायर लग गई थी इसकी वजह से, ठीक है ना। रिजल्ट इन कन्विक्शन हो गई थी, कन्विक्शन ऑफ सुशील अंसल एंड गोपाल अंसल, ठीक है ना, सुशील अंसल एंड गोपाल अंसल, ठीक है। तो ये जो है ये एक ट्रेजेडी याद रखनी है, और बस आपको ये रूल्स याद रखने की स्टेट जो है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आएगा। बाकी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो ये टॉपिक फॉर सिम्बाइसिस तो कर सकते हो। इंडिया ऑफर्स $1 million एड टू पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी को क्यों किया है, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड आए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड $1 million एज इमीडिएट असिस्टेंस टू पापुआ न्यू गिनी, which has been hit by devastating flood and landslip that has so far killed 2,000 people. As a close friend and partner under Forum for Indian Pacific Islands Cooperation and as a gesture of solidarity with the friendly people of Papua New Guinea, Government of India extends an immediate relief of so and so, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, India has granted $1 million as immediate assistance for Papua New Guinea, ठीक है ना, hit by devastating flood and landslip, ठीक है ना, 2,000 people killed, ठीक है। अब ये किसका है, किसके मेंबर है, पार्टनर अंडर इंडिया, और ये किसके अंदर पार्टनर है, पार्टनर अंडर फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, दैट इज फीपिक। तो फीपिक की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है हमसे, क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, उसके अंदर इंडिया और पापुआ न्यू गिनी जो है वो पार्टनर है। तो इंडिया ने कितने $1 million जो है वो ग्रांट किया है किसको, पापुआ न्यू गिनी को, क्यों, वहां पर फ्लड और लैंडस्लिप हो गए हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, कितना, $1 million, ठीक है। आगे चलेंगे, जॉर्जिया पार्लियामेंट, जॉर्जिया की जो पार्लियामेंट है उन्होंने क्या करा है, अडॉप्ट्स फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉ डिस्पाइट प्रोटेस्ट्स। Georgia's parliament voted on Tuesday to adopt a divisive foreign influence law targeting NGOs and media despite protests. The law, which critics have compared to repressive Russian legislation,
forces groups receiving at least 20% of funding from abroad to register as organization pursuing interest of foreign। तो ये हम लिख लेते हैं पहले और फिर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, जॉर्जियाज पार्लियामेंट, जॉर्जिया's parliament has adopted a law targeting NGOs and media despite protests। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, ग्रुप्स रिसीविंग, ग्रुप्स रिसीविंग at least 20% of funding from abroad to be registered, to be registered as organizations pursuing interests of a foreign power। सो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जॉर्जिया में एक लॉ आया है कि अगर कोई एनजीओ या मीडिया, अगर कोई एनजीओ या मीडिया पर्सनल या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 20% से ज़्यादा फंडिंग बाहर से रिसीव कर रही है, अब्रॉड से, कंट्री के बाहर से, तो वो उसको, वो ऑर्गेनाइजेशन परसुइंग इंटरेस्ट ऑफ अ फॉरेन पावर, ठीक है ना, मतलब वो उनके इंटरेस्ट परस्यू कर रही है, ये बोला जाएगा। ठीक है ना, अगर फंड्स वहां से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने जो काम है वो करवाएंगे इनसे। पाकिस्तान वायलेटेड 1999 अग्रीमेंट साइंड विद इंडिया, नवाज शरीफ। ठीक है ना, तो यहाँ पर नवाज शरीफ सेज, लिखेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर पीएम ऑफ पीएम ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, नवाज शरीफ admitted that Islamabad had violated an agreement with India signed by him and then Indian PM Atal Bihari Vajpayee in 1999। ठीक है ना, तो यहाँ पर मिस एडवेंचर बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने ये कारनामा करवाया था, बट 1999 का अग्रीमेंट था किसके बारे में, तो ये हमें लिखना होगा, इट इज नोन एज लाहौर डिक्लेरेशन। क्या बोला जाता है उसको, लाहौर डिक्लेरेशन बोला जाता है। ठीक है ना, तो लाहौर डिक्लेरेशन में क्या था ऐसा, क्या था लाहौर डिक्लेरेशन में ऐसा, तो लाहौर डिक्लेरेशन वाज एन अग्रीमेंट, ट्रीटी बिटवीन, क्या था, ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, signed on 21st Feb 1999। ठीक है ना, अब इसमें इट वाज रेटिफाइड बाय बोथ, रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज। ठीक है, अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी अ म्यूचुअल, तो टर्म्स ऑफ द ट्रीटी इसके अंदर टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग was reached, was reached towards the,
sorry for the burp, development of atomic arsenals and to avoid accidental and unauthorized operational use of nuclear weapons. तो क्या है, a mutual understanding was reached towards the development of atomic kernels and to avoid accidental and unauthorized use of nuclear weapons. तो nuclear weapons से related थी और nuclear weapons ना use करें इससे related थी, unauthorized use नहीं करेंगे. The Lahore Declaration brought added responsibility both nation leadership towards avoiding nuclear race. Basically क्या था, avoiding nuclear race. ठीक है ना, न्यूक्लियर रेस को अवॉइड करने के लिए था. ठीक है, बट ये बात मानी नहीं गई थी, नवाज शरीफ ने कुछ उल्टा पुल्टा किया ऐसा बोला जा रहा है. राइट, उसके बाद आगे चलेंगे. Leander Pace career is dotted with many historic acts, but his induction into, ठीक है, तो इंडियन टेनिस प्लेयर है लिएंडर. ठीक है ना, inducted into International Tennis Hall of Fame क्लास ऑफ 2024. ठीक है ना, तो टेनिस हॉल ऑफ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में ऐड हो गए हैं एंड ही इज अ इंडियन टेनिस प्लेयर. इंडियन टेनिस प्लेयर. ठीक है, आगे चलेंगे. नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले ग्रीन से इंपॉर्टेंट लिख लेंगे. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, उसके बाद आगे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे पहले. ठीक है, तो क्या है, स्पेन, नॉर्वे एंड आयरलैंड formally recognized a Palestinian state. ठीक है ना, तो पैलेस्टीनियन स्टेट को किस किस ने रिकॉग्नाइज किया मई 2024 में, स्पेन, नॉर्वे और. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम क्या याद कर सकते हैं, ये सिन, इसका सिन बना सकते हैं. इसराइल को तो ये सिन ही लगेगा ना, तो स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे. ठीक है ना, या निस कर सकते हैं, वट एवर. ठीक है, तो इसका ये याद कर लो कि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है. वाइल सम अभी तक 140 कंट्रीज हैव recognized Palestinian state till now. तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, बाकी बहुत करती है 140. Taiwan's legislation passes bills curtailing the power of president. तो ये लिखेंगे, Taiwan's opposition controlled legislature passed changes that diminish the power of president. ठीक है ना, पॉइंट क्या बनेगा, move seen as in favor of China. ठीक है ना, opposition nationalist party. ठीक है, पास द बिल, और इसमें would give the legislature greater power
to control budgets including defense spending. अब यहाँ पर देखो, पहले हमें समझना पड़ेगा कि ताइवान पहले हमें समझना पड़ेगा कि ताइवान और चाइना का रिलेशन क्या है। तो बेसिकली कहा जाता है कि जो प्रेजेंट डे चाइना है, ठीक है ना, यहाँ पर पहले ताइवान के लोग रहा करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले ताइवान के लोग रहते थे, जो प्रेजेंट डे चाइना है। चाइना पे अटैक किया प्रेजेंट डे वाले लोगों ने, ठीक है, और ये लोग अपना अलग से जाकर बैठ गए ताइवान में। तो पुराने चाइना वाले लोग ताइवान में रहते हैं, जिन्होंने अटैक किया वो चाइना में रहते हैं, ठीक है। तो ताइवान वाले कहते हैं ठीक है, हमने अपना अलग देश बना लिया, हम खुश हैं, सफल हैं, ठीक है। चाइना कहते हैं नहीं, ताइवान भी मेरा ही है, ताइवान भी मेरा ही है और इसको मैं अपने साथ रखूंगा। ताइवान में कुछ ऑपोजिशन पार्टी जो है, एक नेशनलिस्ट पार्टी जो है, वो किसके फेवर में, वो चाहती है कि ताइवान चाइना का पार्ट बन जाए, ठीक है ना। और उन्होंने प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, लेजिस्लेचर पावर्स क्या होती हैं, लॉ मेकिंग पावर्स जो होती हैं, वो ले ली है और बहुत सारी, और वो किसके पास आ गई हैं, वो लेजिस्लेचर वुड गिव द लेजिस्लेचर, अब जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसके पास पावर आ गई है टू कंट्रोल बजट्स, डिफेंस। अब डिफेंस पे ताइवान बहुत पैसे लगा रहा है, इनफैक्ट यूएस से उसको बहुत पैसे दे रहा है कि चाइना से बचने के लिए, फाइट करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो। थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रोटेस्ट रनिंग आउटसाइड द लेजिस्लेचर टू प्रोटेस्ट द चेंजेस। द legislative chamber was festooned with banners promoting both sides in dispute, while arguments on the floor broke into shouting and pushing matches. The nationalist, also known as KMT, अब यहाँ पे nationalist की बात हो रही है कि nationalist कौन है, तो ये लिखेंगे nationalist also known as KMT officially back unification with China, from which Taiwan separated during civil war in 1949. They took control of legislature with a single seat majority after election in January, while the presidency went to Lai Cheng-te Democratic Progressive Party, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट इज लाई चिंग-ते, who belong to Democratic Progressive पार्टी, इसके पास है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है ना। विच फेवर्स, और ये डेमोक्रेटिक विच फेवर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। तो मतलब जो पार्टी ऑपोजिशन में थी बट उसके पास पावर थी कि वो चेंज कर सके लॉ, उन्होंने प्रेसिडेंट से लॉ मेकिंग पावर्स ले ली हैं। पार्टी का नाम क्या है, नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो चाहती है कि चाइना के साथ हम मिल जाएं, और जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है वो नहीं चाहते कि चाइना के साथ मिले। सिविल वॉर में अलग हुए थे 1949 में, ठीक है। तो या गाइस, अगर आपको loggery.in के बारे में नहीं पता तो loggery.in हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर हम वन शॉट्स डालते हैं, जिसमें 7 to 8 आवर्स के सेशंस होते हैं, वीडियो लेक्चर्स, और आपका फुल मंथ जो है हम प्रिपेयर करवा देते हैं। डिजी नोट्स भी देते हैं वहाँ पर, अगर आपको नोट्स लिखने में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से वो ले सकते हैं। एंड इनकी वैलिडिटी बहुत देर तक होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मई 2023 से अवेलेबल है, और मई 2024 भी आज डल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास MCQs हैं। MCQs हमने इसी ईयर डालने लगे हैं, ये आपको जनवरी से लेकर के अप्रैल के अवेलेबल हैं, अप्रैल तक के, और मई के भी ये डल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट के अंदर वी हैव मॉक टेस्ट फॉर TS लॉ CET 3 years, हमारे पास AMU के मॉक टेस्ट हैं लॉ एग्जाम के, एंड देन वी ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट फॉर AIL LET, दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ,
एंड हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स के एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 इयर्स और 5 इयर्स लॉ के भी मॉक टेस्ट हैं। ये सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट loggery.in पर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सबसे पहले ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा, दैट विल मेक माई डे। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलेंगे कल 6 PM पे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।